नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम। आप सबका स्वागत है बुक टॉक चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार। आज से पहले जितने हमने वीडियो देखे उसमें हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किन किन लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के अंदर हमें जो कालक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें 4 कालखंडों को पढ़ना पड़ता है, और उन कालखंडों के अंदर हम देखते हैं तो फिर अलग छोटे छोटे कालखंड बना दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना होता है। और उन छोटे छोटे कालखंडों के अंदर एक या दो विशेष कवि होते हैं, और उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो के अंदर देख ली थी, और एक मोटा मोटा खाका जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का हो गया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है उसको। तो सबसे पहले हमने देखा था, पिछले वीडियो में ये जाना भी था कि हिंदी है वो अभ्रंश भाषा से निकली है, यानी अभ्रंश हिंदी भाषा की जननी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी अभ्रंश है। ये हमने पिछले वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी यहीं से निकलती है। तो अपभ्रंश में कुछ ऐसे तथ्य हमें मिलने शुरू हो जाते हैं जिसमें प्रारंभिक हिंदी के कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इसको प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको पुरानी हिंदी कहते हैं। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले एक कथन आता है रामचंद्र शुक्ल का कि अपभ्रंश की जो शुरुआत है उसका पता हमें तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं सदी के अंतिम चरण में मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी लाइनें रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से सीधी पूछ ली जाती है। तो ऐसी लाइनों को हमें अपने इस नोट्स में शामिल करना पड़ता है, और इन लाइनों को आपको याद रखना है। मान लो पूरी लाइन अगर आपको याद नहीं होती है तो कुछ एक शब्दों को पकड़िए और उसके आधार पर उसको याद कीजिए, और फिर आप बार बार इनको पढ़ोगे तो ये अपने आप याद होती चली जाएगी। और जैसे ही आप अपने पेपर के अंदर इन लाइनों को देखोगे वैसे ही आपके आंखों में चमक पैदा होगी, क्योंकि आपने पहले इनको पढ़ रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल की लाइन है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यानी अपभ्रंश भाषा की शुरुआत, जिसको रामचंद्र शुक्ल प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, उसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में होती है। ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब रामचंद्र शुक्ल जब इसको मानते हैं तो वो कुछ तथ्य देते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कह देने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। क्या समझा जाता था? पद्य। यहां गद्य की बात नहीं हो रही है। और इस लाइन के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता। तो पद्यों का पता चलता है, गद्यों का अभी पता नहीं चलता है 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। फिर आगे वो कहते हैं
कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। और इसको आगे विस्तार देते हुए वो कहते हैं कि मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। यानी मुंज और भोज का जो समय है, जो संवत 1050 ईस्वी के आसपास होता है, उस समय को रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो ऐसी भाषा थी वो साहित्यिक रूप से यानी शुद्ध साहित्यिक रूप से और काव्य रचनाओं में भी मिलने लग जाती है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का जो समय है वो 1050 संवत से लेकर 1375 संवत निर्धारित करते हैं और शुरुआत मानते हैं मुंज या भोज राजा के समय से, और आदिकाल का समाप्ति ये मानते हैं हमीर देव के कुछ समय पहले तक। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कौन से विद्वान ने आदिकाल का समय मुंज या भोज से लेकर हमीर देव के पहले तक ठहराया है, तो उत्तर आएगा रामचंद्र शुक्ल। फिर ये लिखते हैं कि यद्यपि जनश्रुति उस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और ये बात लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सेंगर के लिखे हुए ग्रंथ शिव सिंह सरोज से, क्योंकि शिव सिंह सरोज के अंदर पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना गया है और इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि इन्होंने कोई एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। और मेन बात यह भी है कि अपभ्रंश के अंदर अलग अलग तरह के साहित्यों की भरमार है, तो इसमें कई बार ऐसा लगता है कि कोई निश्चित एक प्रवृत्ति इस समय की नहीं रही जिसको लेकर उस समय साहित्य लिखा गया। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग ढंग की हमने आदिकाल के अंदर पढ़नी पड़ती है। अब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो अपभ्रंश है उसका पहले प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु भाषा के अर्थ के रूप में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग चंड कवि के द्वारा माना जाता है। अब अपभ्रंश के दो भेद किए हैं हेमचंद्र ने अपनी पुस्तक सिद्ध हेम शब्दानुशासन में, नागर और ग्राम्य। और ये जो ग्राम्य अपभ्रंश है इसी से आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी या जन्म होता है, ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को प्राकृत कहा जाता है, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए ये अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, यानी ऐसी अपभ्रंश जिसमें प्राकृत का आभास हो। हम देखते हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। रामचंद्र शुक्ल इन तीनों को ही नाम देते हैं प्राकृत और विभाजन कर देते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में। पाली को वो मानते हैं प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। इसीलिए जो ऊपर की लाइन है उसमें अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता ये आता है। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ये हमने देख लिया।
यानी इसके अंदर प्राकृत की कुछ झलकियां अभी भी मौजूद थी अपभ्रंश के अंदर, ऐसा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब अपभ्रंश में से हम देखते हैं कि हम पहले बात कर आ चुके हैं कि अपभ्रंश को हम दो भागों में बांटते हैं। अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। इस 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक के 500 सालों को हम दो भागों में बांटते हैं। 500 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी और 750 से लेकर 1000 ईस्वी। तो इस तरह से अपभ्रंश के समय को दो भागों में बांटकर अपभ्रंश को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है पूर्ववर्ती अपभ्रंश और दूसरी है परवर्ती अपभ्रंश। पूर्ववर्ती अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी और परवर्ती अपभ्रंश का समय है वो है 750 से लेकर 1000 ईस्वी समय। और परवर्ती अपभ्रंश से ही जन्म लेती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। और परवर्ती अपभ्रंश को ही एक और नाम दे दिया जाता है, अवहट। हिंदी का जन्म परवर्ती अपभ्रंश से ही हुआ है। तो 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय की जो अपभ्रंश थी उसके अंदर हमें हिंदी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये बात बाद में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी मानते हैं कि जो परवर्ती अपभ्रंश है वो ही पुरानी हिंदी है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और राहुल शंकरत्यायन इस परवर्ती अपभ्रंश को नाम देते हैं पुरानी हिंदी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि अब कोई भी पुरानी हिंदी अपभ्रंश को नहीं कहता, यानी अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। ये कौन कहते हैं? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अपभ्रंश है उसमें दो भाग हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती जो अपभ्रंश है वो अवहट कहलाई और अवहट एक संक्रमणकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन भाषा का मतलब ये कि उसमें कुछ तथ्य हमें अपभ्रंश के मिलते हैं और कुछ तथ्य हमें शुरुआती हिंदी के मिलते हैं। तो उस समय भाषा का एक संक्रमण काल चल रहा था और उस भाषा को कहा गया अवहट। तो अवहट एक संक्रमणकालीन भाषा है। अब हम पहले बात करके आ चुके हैं कि जब भी एक भाषा से दूसरी भाषा का जन्म होता है तो उसके क्या कारण रहते हैं। तो सबसे मुख्य कारण तो आपको पहले ही बता दिया कि जब आम बोलचाल की भाषा साहित्य में प्रयोग की जाने लगती है और व्याकरण की सरणियों में बद्ध कर उसका प्रयोग होता है, व्याकरण के नियमों से वो बांधी जाती है, तब वो आम लोगों से दूर हो जाती है और साहित्य में प्रयोग होने लग जाती है। तब आम लोग अपने लिए एक नई भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और इस तरह से एक नई भाषा का जन्म होता है। इसमें कुछ कारण जो नई भाषा को जन्म लेने में सहायक सिद्ध होते हैं वो है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का मतलब यह है जैसे कोई व्यक्ति शब्दों को लिखता है तो वहां आधे शब्द लिखता है, तो जब वो आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं तो फिर वो आधे नहीं रहते। जो आधे शब्दों का या आधे वर्णों का प्रयोग साहित्यिक भाषा में होता है उसकी आधे वर्णों की क्षति है उसको पूरा कर लिया जाता है और आम बोलचाल में उसको पूरा बोला जाता है। तो वहां क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, दीर्घीकरण का मतलब है ह्रस्व को दीर्घ कर देना। ये कारण है एक नई भाषा के जन्म लेने का। जैसे कहीं
लिखा जाता है हत, तो उसका जब बोलने में प्रयोग होता है तो हाथ कर दिया जाता है। कहीं लिखा जाता है कम, तो बाद में जब उसको बोला जाता है तो काम कर दिया जाता है। तो ये है नई भाषा के जन्म लेने के कारण, जिसमें पहला कारण है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। दूसरा कारण है तस्मीकरण। तत्सम शब्द बोलते हैं संस्कृत के ऐसे शब्दों को जो सीधे संस्कृत से हिंदी के अंदर प्रयोग में लिए जाए, या ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से आकर हिंदी के अंदर प्रयोग में लिए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं। तो जब भाषा के अंदर तत्सम शब्दों की भरमार हो जाती है, यानी भाषा तत्समीकरण के नजदीक पहुंच जाती है, तो फिर एक नई भाषा का जन्म होता है। इसका मैंने बता दिया कि जैसे जैसे भाषा क्लिष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे वो आम लोगों से दूर होती चली जाएगी, और फिर आम लोग एक नई भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो दूसरा कारण हुआ शब्दों का तत्समीकरण। तीसरा है परसर्ग के कारण। परसर्ग बोलते हैं कारक को, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो विभक्ति चिन्ह है जो का, के, की, के, में, द्वारा, ये जब भाषा में प्रयोग आने लगे तो फिर एक नई भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश में, जो कि परवर्ती अपभ्रंश है, उसमें हम देखते हैं कि किसी तरह की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग उसमें नहीं मिलता है, कारकों का प्रयोग नहीं मिलता है। पूर्ववर्ती अपभ्रंश बिना कारकों के प्रयोग में ली जाती है, लेकिन परवर्ती अपभ्रंश है उसमें कारक मिलते हैं। तो जैसे जैसे कारकों का प्रयोग होने लगा, वैसे वैसे एक नई भाषा का जन्म होने लगा। तो अपभ्रंश से हिंदी कैसे बनी, यह भी हम कह सकते हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण हुआ, हत का हाथ हो गया, कम का काम हो गया। मुख सुख भी एक कारण रहता है। यह क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण उसी का रूप है, मुख सुख का। जैसे लोगों को किसी शब्द या किसी वर्ण को बोलने में कठिनाई हो, तो फिर एक नए शब्द की, नए वर्ण की खोज कर ली जाती है उस जैसे ही, और उसका प्रयोग भरमार या भरपूर रूप से कर लिया जाता है। तो वही है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण या मुख सुख। दूसरा तत्समीकरण, तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा तो अपभ्रंश से दूर होती चली गई भाषा और हिंदी के नजदीक होती चली गई, क्योंकि हिंदी में तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है। और कारकों का प्रयोग हुआ, परसर्गों का प्रयोग हुआ, तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी में हम आज देखते हैं कि अब अपभ्रंश की बजाय कारक हमें बहुतायत रूप से प्रयोग में लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कारण है अपभ्रंश से हिंदी के जन्म होने के, या एक पुरानी भाषा से नई भाषा के जन्म होने का। अब हम देखते हैं कि जो समय है अपभ्रंश का, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है, और जो परवर्ती अपभ्रंश है उसका समय 750 से 1000 ईस्वी तक का है। तो परवर्ती अपभ्रंश को ही हमने अवट का, और अवट का जो समय है वो 9वीं या 10वीं शताब्दी माना जाता है। और उसके बाद में भी प्रयोग में ली जाने लगती है, यानी कह सकते हैं कि बाद में भी प्रयोग में आती रही अवट। विद्यापति है, उसने भी अवट का प्रयोग किया है 14वीं शताब्दी में। तो ऐसा नहीं है कि अवट सिर्फ उसी समय यूज में ली जाती थी, बाद में ली नहीं जाती थी, ऐसा कतई नहीं होता। जो एक किसी काल के अंदर विशेष धारा चलती है लेखन की,
काव्य की वो धारा कभी भी रुकती नहीं है, अनवरत चलती रहती है। हाँ, उस धारा में बहुतायत कम हो जाती है काव्य रचना की, पर ऐसा कतई और कभी नहीं होता कि वो धारा बिल्कुल एकदम बंद हो जाए। वो निरंतर बनी रहती है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उस धारा में लिखता रहता है। इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल को गौण कवियों की एक अलग से सारणी बनानी पड़ी, या गौण कवियों के नाम से एक अलग से अध्याय देना पड़ा। आवट का जो नाम है भोला शंकर व्यास ने दिया, यानी सबसे पहले आवट जो नाम है वो भोला शंकर व्यास ने दिया था। हम पढ़कर आ चुके हैं कि अपभ्रंश है वो प्राकृत से निकली है और हिंदी है वो अपभ्रंश से निकली है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातियों की भाषाएं निःसृत हुई, बल्कि इसलिए कि उसमें अनजाने ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। यानी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है उसके अंदर अनेक जातियों की जो भाषाएं हैं उनका जन्म ही नहीं हुआ। उस समय बहुत सारी ऐसी देसी भाषाएं थी जो जाने अनजाने में ही अपनी जगह उस समय बना रही थी। 1400 ईस्वी तक आते आते आपको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रज का, अवधी का, ऐसी भाषाओं का प्रयोग होने लगता है। ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, देसी भाषाएं हैं, वो अपने लिए जगह बना लेती है। बच्चन सिंह ये बोलते हैं कि आदिकाल में प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली का। 3 भाषाएं जो उस समय अपने उदय के लिए जानी गई। बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली, मैथिली में लिखा विद्यापति ने। अवधी, अवधी ने बाद में लिखा। अवधी के अंदर बहुत सारे प्रेमाख्यानक लिखे गए, भक्ति काल में हम पढ़ेंगे। अवधी में ही लिखा गया रामचरितमानस, ये हम पढ़ेंगे। और खड़ी बोली में अमीर खुसरो जैसे कवियों ने लिखा 14वीं शताब्दी में। तो बच्चन सिंह की बात ये बिल्कुल सही है कि उस समय मैथिली, अवधी और खड़ी बोली 3 ही क्या थी, बोलियां थी जिनका उदय हुआ था। पहले के प्रयोक्ता कौन सी? पहले का मतलब मैथिली के विद्यापति है। दूसरे के मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, वो प्रारंभिक या प्रथम प्रेमाख्यानक या प्रेम काव्य माना जाता है सूफी काव्य में। तो सबसे पहले अवधि जो प्रयोग की वो की मुल्ला दाऊद ने। बाद में इसका प्रयोग जायसी ने किया पद्मावत में, और फिर बाद में रामचरितमानस में हुआ। खड़ी बोली उसके जो प्रयोक्ता है वो है अमीर खुसरो। अब ये आदिकाल को इन बोलियों के उदय के कारण डॉक्टर बच्चन सिंह बोलते हैं कि अपभ्रंश काल, यानी ये जो काल था, अपभ्रंश का काल था, वो जातीय साहित्य का उदय है। यानी जातियों की अलग अलग भाषाएं, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, इनका उदय हुआ।
तो जातीय साहित्य का उदय हुआ। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, ये मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अब ये बात हम पहले करके आ चुके हैं कि अपभ्रंश की जो परवर्ती अपभ्रंश है उसको अवहट कहा जाता है, और अवहट को ही अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। अपभ्रंश के बारे में शायद हमने ये नहीं जाना कि अपभ्रंश का मतलब क्या है। अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी ऐसी भाषा जो अपने नियमों से, अपने रास्ते से भटक गई है, मानक भाषा से दूर हो गई है, उसको कहा जाता है अपभ्रंश। हरदेव भारी ने अपनी जो पुस्तक है हिंदी भाषा, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक, और हिंदी भाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। हिंदी भाषा में कुछ नाम ऐसे गिनाए हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि उन्होंने अवहट के अंदर अपनी रचनाएं लिखी है, यानी ऐसे कवि जो ये मानते हैं कि उनकी रचनाएं अवहट में लिखी गई है। वो है अब्दुल रहमान, संदेश रासक लिखी उन्होंने। अब्दुल रहमान, जिनको अहदमान भी कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। दामोदर शर्मा, जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा, ये गद्य साहित्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिषी ठाकुर का, ज्योतिश्वरी ठाकुर का लिखा वर्ण रत्नाकर, यह भी आदिकाल का गद्य ग्रंथ है। और विद्यापति ने 2 रचनाएं लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और विद्यापति अपनी रचनाओं में ये लिखते हैं कि मैंने आवहट को भाषा के रूप में प्रयोग किया है। जब हम पढ़ेंगे विद्यापति को तो विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 4-5 रचनाएं जो हम देख रहे हैं वो हमें उन कवियों के द्वारा लिखी जो खुद मानते हैं कि ये आवहट की रचनाएं हैं। अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही है। यही बात मैं पहले बोल रहा था कि कोई भी एक धारा, कोई भी एक भाषा कभी खत्म नहीं होती, उसमें लिखा जाता है, आगे तक निरंतर लिखा जाता है। हाँ, उसका प्रयोग ज्यादा लोग नहीं करते, फिर कुछ एक लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अपभ्रंश का प्रयोग 15वीं शताब्दी के मध्य तक भी होता रहा। राहुल सांकृत्यायन ने एक जो पुस्तक है सिद्धों पे अपना पूरा शोध करके लिखी, हिंदी काव्य धारा 1945 में, उसमें हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना स्वयंभू को, और स्वयंभू का समय था 8वीं शताब्दी। हालांकि ये यहां दे रखी है, इसको आगे स्वयंभू में भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो आज हमने देखा कि किस तरह से अपभ्रंश भाषा का विकास होता है, कैसे अपभ्रंश आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि इसका एक तथ्य जो हमारे सामने है उसका वाचन कर लेते हैं। जो मुख्य बातें थी जानने की वो जान ली, कौन कौन से तथ्य है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ अपभ्रंश भाषा का विकास, इसमें हम देखते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। यहां लिखा है योगमार्गी बौद्धों। योगमार्गी बौद्धों से मतलब है
सिद्धों से। सिद्धों का समय यही है, 6वीं से 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी तक का। तो जो योग मार्गी बौद्ध थे, यानी सिद्धों की जो धारा निकली, आगे हम देखेंगे, वो बौद्धों की महायान शाखा से वज्रयान, वज्रयान से फिर सहजयान, ऐसे करके निकली और उनको योग मार्गी बौद्ध कहा गया। तो उनकी रचनाओं में सबसे पहले प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का पता चलता है रामचंद्र शुक्ल को। आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी अपभ्रंश को माना जाता है, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग पहली बार पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, जबकि भाषा के रूप में इसका प्रयोग वो मिलता है चंड कवि का। हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन में अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं, नागर और ग्राम्य। आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी ग्राम्य अपभ्रंश को माना जाता है। यही ग्राम्य अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी है, ये मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्य भारतीय आर्य भाषा जो 3 भागों में मिलती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उनको प्राकृत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। इसीलिए तो जो ऊपर की लाइन में हमने मिलता है कि प्राकृताभास हिंदी, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी इसीलिए कहा है कि प्राकृत जो है अपभ्रंश वो तृतीय प्राकृत है और इसके अंदर प्राकृताभास हिंदी यानी प्राकृत का आभास होता है। फिर अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक और परवर्ती अपभ्रंश 750 से 1000 ईस्वी तक। और परवर्ती अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है। परवर्ती अपभ्रंश को ही अवट कहा जाता है, परवर्ती अपभ्रंश को ही अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। अवहट है जो परिष्कृत अपभ्रंश है। परिष्कृत का मतलब जिसका रूप थोड़ा सुधर गया है तो अपभ्रंश, लेकिन ऐसी अपभ्रंश जिसका रूप थोड़ा सुधर गया है, जो भाषा के रूप में थोड़ी सुधार योग्य हो गई है, उसमें सुधार हो गया है, उसको अवहट कहा गया। इसीलिए परवर्ती अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अब अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होने के 3 कारण हैं। क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, जैसे हत से हाथ हो गया, कम से काम हो जाता है वैसे। दूसरा है तत्समीकरण, संस्कृत के तत्सम शब्दों का आगमन, इसका एक कारण है। जैसे जैसे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा होने लगा, वैसे ये हिंदी के नजदीक आती गई भाषा और अपभ्रंश से दूर होती चली गई। परसर्ग यानी कारक के कारण, जैसे जैसे भाषा के अंदर परसर्गों यानी कारकों का प्रयोग होता गया, वैसे वैसे वो हिंदी के नजदीक आती चली गई और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। अवहट का समय है 9वीं से 11वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी माना जाता है। अवहट नाम जो सबसे पहले दिया वो बोला शंकर व्यास ने दिया। अवहट एक संक्रमणकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन भाषा का मतलब अपभ्रंश है उससे थोड़ी परिष्कृत हो गई, क्या बनी, अवहट, और उससे फिर धीरे धीरे किसका जन्म हो रहा है, हिंदी का। इसीलिए अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी है अवहट। तो अवहट इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें अपभ्रंश न तो छूट पा रही है और न हिंदी पूरी तरह से उसमें पकड़ पा रही है अपने आप को, उसको अवट कहा। और अवट इन दोनों को जोड़ रही है तो संक्रमण का काम कर रही है, इसीलिए इसको संक्रमणकालीन भाषा कहा है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निश्रित हुई, बल्कि इसलिए है कि उसमें अनजाने ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी, जिसमें हम आगे देखेंगे कि बच्चन सिंह 3 भाषाओं को मुख्य रूप से मानते हैं कि उन्होंने अपनी जगह बनाई उस समय, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली।
आदिकाल में प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति है, पहले यानी मैथिली के प्रयोक्ता विद्यापति है। दूसरे के मुल्ला दाऊद यानी अवधी के मुल्ला दाऊद, और तीसरी के प्रयोक्ता है खड़ी बोली के अमीर खुसरो। आदिकाल को अभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। बच्चन सिंह, तो कहीं आ जाए कि अभ्रंश को जातीय साहित्य का उदय किसने कहा, तो नाम आएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। अवहट को परवर्ती अपभ्रंश या अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। हरदेव बहारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में कुछ ऐसे नाम गिनाए हैं जो खुद अपनी रचना को अवहट की मानते हैं। पहला है अब्दुल रहमान, जिन्होंने लिखी संदेश रासक, एक छोटी सी रचना। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वरी ठाकुर वर्ण रत्नाकर। विद्यापति की लिखी हुई कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन रचनाओं के अंदर अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है, ये खुद मानते हैं इनके रचनाकार। फिर रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा की जो परंपरा है वो विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। और अंत में हमने देखा था कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा 1945 में लिखी, और उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि 8वीं सदी के शंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। यहां तक हमने बात कर ली कि किस तरह से अपभ्रंश भाषा का विकास होता है, और अपभ्रंश भाषा के अंदर फिर धीरे धीरे बदलाव आते आते वो हिंदी की तरफ कैसे अग्रसर होती है, और क्या क्या कारण रहते हैं अपभ्रंश से हिंदी के अंदर अग्रसर होने का भाषा का, यानी भाषा कैसे अपने रूप को बदलती है, उसके कारण भी देखा है। कहाँ कहाँ अपभ्रंश का प्रयोग हुआ, फिर बाद में कैसे अपभ्रंश से अवहट हुई, अवहट से फिर हिंदी हुई, ये सब हमने आज के वीडियो में देख लिया। अब इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखें, समझें, और अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर इसको उतार लें। और जो पीछे पढ़े हैं उनको भी आप साथ साथ रिवीजन करते जाएं, जिससे आपकी समझ बहुत अच्छी इस विषय के अंदर बने, जिससे आगे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।